नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म में। और आज हम स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में क्या होती है। तो एक फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में 90 मिनट की होती है। यानी एक फुटबॉल मैच की अवधि जो है वो कुल 90 मिनट की होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है। तो इम्परफेक्ट जो है वो क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मजेलकर की आत्मकथा है। इम्परफेक्ट जो है वो क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मजेलकर जो हैं वो क्रिकेटर भी हैं और कमेंटेटर भी हैं। तो संजय मजेलकर एक क्रिकेटर और इसके साथ साथ एक कमेंटेटर कमेंटेटर संजय मजेलकर की आत्मकथा है इम्परफेक्ट। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। तो ये वीवीआई कैटेगरी में आएगा। इम्परफेक्ट जो है वो क्रिकेटर कमेंटेटर संजय मजेलकर की आत्मकथा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है। तो इंदिरा गांधी ने माई ट्रूथ नामक पुस्तक लिखी है। ये जो माई ट्रूथ पुस्तक है वो इंदिरा गांधी की पुस्तक है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। सेकंड बुक जो है वो है विंग्स ऑफ फायर। ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अव्वुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो जो विंग्स ऑफ फायर है यह पुस्तक लिखी एपीजे अब्दुल कलाम ने। और अगर आपसे कोई पूछे कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है तो आपका आंसर होगा अव्वुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। और जो तीसरी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी ने, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने और माई ट्रुथ इंदिरा गांधी ने। माई ट्रुथ इंदिरा गांधी ने। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी थी महात्मा गांधी ने। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी ये पुस्तक। अब जरा देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है। तो इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम है माई ट्रुथ। इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है? तो माई ट्रुथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने इंडिया, जरा पुस्तक का नाम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ, इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ नामक पुस्तक लिखी। तो इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ जो पुस्तक है वो लिखी थी विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, जिनको हम लोग वीएस नायपाल भी कहते हैं। वीएस नायपाल या विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल ने यह पुस्तक लिखी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नामक पुस्तक किसने लिखी तो आपका आंसर होगा वीएस नायपाल या विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। तो भांगड़ा का राजकुमार सुखबीर सिंह को कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। तो भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार जो है वो सुखबीर सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुखबीर सिंह को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। तो कुछ फैक्ट है, जरा देख लेते हैं। 2 फरवरी 2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर था। कौन सा देश था? ईरान। ईरान का एक शहर था रामसर। यहाँ एक कॉन्वेंशन होता है, एक समझौता होता है जिसको हम लोग रामसर कॉन्वेंशन के नाम से जानते हैं। तो 2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक कॉन्वेंशन या एक समझौता होता है जिसे हम लोग रामसर कॉन्वेंशन या रामसर समझौते के नाम से जानते हैं। और यह समझौता जो है ना वो आर्द्र भूमियों से संबंधित था। आर्द्र भूमि
आर्द्र भूमियों से संबंधित था। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आर्द्र भूमियां क्या है, तो दलदली भूमि को ही आर्द्र भूमि कहा जाता है। इन दलदली भूमियों को या आर्द्र भूमियों को हमारी भूमि का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देते हैं कि आर्द्र भूमि दिवस जो है, तो आर्द्र भूमि के लिए जो समझौता है वो 2 फरवरी 1971 को होता है। आर्द्र भूमि के लिए जो समझौता है वो 2 फरवरी 1971 को होता है। इसीलिए 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये आर्द्र भूमियों के लिए जो कन्वेंशन था, जो समझौता था, वो कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर होगा ईरान के रामसर में। और ये कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को। अब जरा एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला जो धूम्रपान मुक्त राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दशई किस देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो जो दशई है ये नेपाल का, दशई जो है वो नेपाल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दशई जो है वो किस देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है, तो दशई जो है वो नेपाल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, LCD एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है। LCD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो LCD का पूर्ण रूप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूर्ण रूप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ देखते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहाँ है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यही पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि LCD का पूर्ण रूप क्या होगा। तो LCD का पूर्ण रूप होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करदांग मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। करदांग मठ हिमाचल प्रदेश में है, यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करदांग मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करदांग मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मिशन अंत्योदय एक मिशन मोड परियोजना है जिसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो मिशन अंत्योदय, जरा इस मिशन का नाम ध्यान रखेंगे, मिशन अंत्योदय जो है इसकी परिकल्पना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। मिशन अंत्योदय की परिकल्पना जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कब की गई थी, तो आपका आंसर होगा 2017-18 के बजट में। 2017 और 2018 के बजट में, 2017-18 के बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन अंत्योदय की परिकल्पना की गई थी, यानी इसे प्रारंभ किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाजा जो है ना वो लखनऊ में है। रूमी दरवाजा जो है वो लखनऊ में है। बड़े इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े के बीच में रूमी दरवाजा है। अगर कोई आपसे पूछे कि रूमी दरवाजा कहाँ है, तो लखनऊ में बड़े इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े के बीच में रूमी दरवाजा स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सोर्तुगई जो है ना ये अफगानिस्तान में स्थित है। सोर्तुगई अफगानिस्तान में स्थित है। बालाकोट जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। नागेश्वर जो है वो गुजरात में स्थित है। और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सोर्तुगई अफगानिस्तान में स्थित है। सोर्तुगई अफगानिस्तान में स्थित है। बालाकोट पाकिस्तान में है। नागेश्वर गुजरात में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। ये सोर्तुगई जो है ना, ये सोर्तुगई जो है ये लाजवर्ण मणि के लिए प्रसिद्ध थी। लाजवर्ण मणि के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, और ये जो सोर्तुगई है ये अफगानिस्तान में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे बालाकोट कहाँ है, तो बालाकोट पाकिस्तान में है। नागेश्वर कहाँ है, तो नागेश्वर गुजरात में है। और कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो देखिए, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य
ये तीनों जो है ना, ये मौर्य वंश के शासक है। बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये मौर्य वंश के शासक है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो के बेटे थे उनका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। तो इन तीनों का संबंध मौर्य वंश से है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लेकिन अगर बिंबसार को देखें तो यह बिंबसार जो है, यह हर्यक वंश के शासक थे। बिंबसार जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे। तो बिंबसार जो है वो, इनका संबंध मौर्य वंश से नहीं था। और यही पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। इन दो वर्डों को ध्यान देंगे, मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो बिंबसार जो है वो मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। बिंबसार जो है वो मौर्य वंश से संबंधित नहीं थे। यानी बिंबसार का संबंध जो था वो हर्यक वंश से था। और हर्यक वंश के बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश यानी पिता की हत्या करने वाला वंश। हर्यक वंश के जितने भी शासक थे वो सभी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, इसलिए हर्यक वंश को भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, फाहियान अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की थी। तो फाहियान ने अपने घर वापस जाने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। और बंगाल में एक बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, ध्यान रखेंगे बंदरगाह का नाम, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, यहां से फाहियान ने अपने घर वापसी के लिए यात्रा प्रारंभ की थी। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। फाहियान ने अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की थी। तो अगर राज्य का नाम पूछे तो आपका आंसर होगा बंगाल। लेकिन अगर बंदरगाह का नाम पूछे कि फाहियान ने अपनी यात्रा किस बंदरगाह से शुरू की थी, तो आपका आंसर होगा ताम्रलिप्त बंदरगाह से। यानी बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह से फाहियान ने अपने घर वापस लौटने की यात्रा शुरू की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ। तो चोल वंश के शासन के दौरान भिल्ल स्वामीन जो है, यह एक मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ था। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ। तो भिल्ल स्वामीन है, यह एक मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ था चोल वंश के शासन के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, इल्बरी वंश को गुलाम वंश भी कहते हैं। तो इल्बरी वंश या गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का जो वंश था, का प्रथम शासक कौन था। तो इल्बरी वंश या गुलाम वंश का जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्बरी वंश या गुलाम वंश का जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और नाम है, ध्यान रखेंगे, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक दान बहुत दिया करता था, इसी कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से चौगान खेलते वक्त गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है वो घोड़े से चौगान खेलते वक्त गिरकर हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बाबर को कहाँ 1530 ईस्वी में पहली बार दफनाया गया। आपको यह ध्यान रखना होगा कि बाबर को 2 बार दफनाया गया है, अर्थात बाबर की कब्रें 2 जगह है। सबसे पहले जब इसकी मृत्यु होती है तो इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। सबसे पहले जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। और दोबारा इसकी लाश को आराम बाग से निकालकर काबुल के बागे बाबरी में दफनाया जाता है। तो दोबारा इसे कहाँ दफनाया जाता है, तो दोबारा इसे काबुल में दफनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाबर को पहली बार 1530 ईस्वी में पहली बार कहाँ दफनाया गया था, तो आपका आंसर होगा आगरा। अगर कोई जगह का नाम पूछे तो आपका आंसर होगा आगरा के आराम बाग में बाबर को पहली बार दफनाया गया। और बाबर को दूसरी बार कहाँ दफनाया गया, तो बाबर को दूसरी बार काबुल में बागे बाबर में दफनाया गया। बाबर को दूसरी बार काबुल के बागे बाबर में दफनाया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के शासनकाल में सूबा मुख्यालय बना था। यानी यहां से आपसे यह पूछा जा रहा है कि अंग्रेज किसके शासनकाल में अजमेर जो है वो किसके शासनकाल में एक सूबा बना था। यानी इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो अजमेर है वो किसके शासनकाल में एक सूबा बना था। तो अजमेर जो है वो मुगलों के शासनकाल में एक सूबा बना था। सूबा प्रशासन की एक छोटी इकाई होती थी। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि अजमेर जो है किस
वंश के शासन के दौरान में सूबा या मुख्यालय बना था? तो अजमेर जो है वो मुगलों के शासनकाल में एक सूबा बना था। अजमेर मुगलों के शासनकाल में एक सूबा बना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।